Hello everyone, welcome to Step Up Academy. I'm Ivana Narain, your educator for English language. और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ, ऑफ कोर्स मैं तो आई गई हूँ, पीछे ये भी आ चुके हैं भाई साहब, ठीक है। और आज जो हम दोनों लेके आए हैं एक चैप्टर आपके लिए, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मोटिवेटिंग, बहुत ही इंस्पायरिंग चैप्टर है, क्योंकि आज हम स्टोरी लेके आए हैं एक साइंटिस्ट की। बिल्कुल समझ चुके होंगे, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, जो कि है चैप्टर नंबर 6 आपकी क्लास 10th इंग्लिश रीडर बुक का, सप्लीमेंट्री रीडर बुक का, ठीक है। अब इसमें बेसिकली कहानी किसकी है? कहानी है भाई एक साइंटिस्ट के बनने की। साइंटिस्ट के बनने की मतलब एक साइंटिस्ट जो कैसे एक बच्चा जिसमें जिज्ञासा रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है, जिसको बटरफ्लाइज को पकड़ने का शौक रहता है, छोटी मोटी चीज़ों को लेकर जिज्ञासा होती है उसके अंदर, और कैसे उसकी माँ उसको प्रोत्साहित करती है, आगे बढ़ाती है, उसकी जो जिज्ञासा है उसको आप कह सकते हैं एक तरह से इंकरेजमेंट देती है, और किस तरह से एक जो आप क्यूरियस माइंड और परफेक्ट इंकरेजमेंट जो मिलता है पेरेंट्स की तरफ से, मदर की तरफ से यहाँ पे इनके केस में, वो किस तरह से एक बच्चे को इतने बड़े ख्याति तक पहुँचा सकता है या इतना बड़े साइंटिस्ट के तौर पे स्टैब्लिश कर सकता है, ये कहानी हम पढ़ने वाले हैं। कहानी है ई ब्राइट की, जो कि बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट हैं। आज की डेट में जब आप इनकी बात करते हैं तो बहुत इज्जत के साथ इनका नाम जो है साइंस जगत में लिया जाता है, और ही इज़ वेरी मच अराउंड, ही इज़ स्टिल वेरी वेरी एक्टिव इन his sphere, in his domain, and he's still working upon things। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अपने सब कुछ जो है शुरुआत जो है बटरफ्लाइज से हुई। किस तरह बटरफ्लाइज से हुई हम ये भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो ई ब्राइट की लाइफ में बहुत कुछ है जानने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए। एक चीज़ जो बहुत अलग सी है वो ये है कि वो एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है, मतलब ये अलग सी नहीं है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं वो। और उन्होंने बटरफ्लाइज के ऊपर अध्ययन करते 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 उनकी स्टडी, आप सोचिए उन्होंने इतनी ज़्यादा उसको स्टडी किया, इतना डिटेल में उन्होंने उस चीज़ को स्टडी किया कि एक चीज़ लीड टू द अदर, राइट, वन थिंग लीड टू द अदर। और किस तरह से वहाँ से जो उनकी स्टडी शुरू हुई, मैपिंग शुरू हुई, वो उनको ले जाती है कहाँ पे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की फील्ड में। और वहाँ से उन्होंने स्टडी किया कि किस तरह से जेनेटिक्स और डीएनए अपने ब्लूप्रिंट को क्रिएट करता है, सेल्स किस तरह से क्रिएट करते हैं डीएनए को। इसकी पूरी की पूरी जो अध्ययन है, इस पे जाके वहाँ पे उनकी खोज जो है, मैं रुकना तो नहीं कहूँगी, पर वहाँ पे जाके वो उनकी जो बटरफ्लाइज के साथ जो अध्ययन शुरू हुआ वो वहाँ जाके पहुँचा। और वो कितना उसने आप कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया मेडिकल साइंसेस में, कि कैंसर और बड़ी बड़ी बीमारियाँ जो हैं उसका कहीं ना कहीं इलाज या ब्रेक थ्रू हमको मिल पाया, ठीक है। इसमें हम उनकी स्टोरी पढ़ रहे हैं, और जब आप पढ़ रहे हैं तो मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट ये चैप्टर 6 है, वन शॉट है। वन शॉट में ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड हमारी मॉडस ऑपरेंडी ये है दैट वी कंप्लीट अ चैप्टर। हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, थीम पढ़ेंगे, ऑथर पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ऑफ कोर्स, सो दैट हमें कोई दिक्कत ना हो। मतलब अगर कोई भी चीज़ कहीं से भी आए तो हमें ये ना हो कि वी कंप्लीटली फेज आउट, क्योंकि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता है, राइट। तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास पूरा चैप्टर हैंडी हो हमें, या चैप्टर मतलब हमें पूरा जिसको कहते हैं कि हमें पूरा वेल वर्स्ड हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज़ एग्जैक्टली वाई वी आर रीडिंग द एंटायर चैप्टर, सो लेट्स गेट गोइंग विद इट। ऑलराइट, नाउ लेट अस बिगिन विद दिस। अब आपको मैं बता दूं कि ये हैं वो, ठीक है, ई ब्राइट साहब जो हैं वो ये हैं। और ई ब्राइट जैसा मैंने कहा कि वो आज भी बहुत ही वेरी मच इनटू हिज वर्क, आज भी वो काफ़ी एक्टिव हैं अपने कामों में, राइट। तो ही इज़ वेरी मच इनटू वर्क, और वो अभी भी बहुत आप कह सकते हैं कि अभी भी साइंस की फील्ड में अपना योगदान जो है वो देते हैं। आप बात कर लीजिए और इनके बारे में एक और बात आपको बताऊं मैं, रिचर्ड ई ब्राइट के बारे में एक और चीज़ है कि जब वो सेकंड क्लास में थे उनको तितलियां पकड़ने का बहुत शौक था। तो बच्चों को तितलियां पकड़ने का शौक होता ही है, तो वो उनको सिर्फ पकड़ते नहीं थे जैसे बच्चे पकड़ते हैं, वो तितलियां पकड़ते थे क्योंकि उनको तितलियां पकड़ के जो उनके ऊपर अध्ययन करना पसंद था, ठीक है। और उनकी विसिनिटी में आप मान सकते हैं कि जितनी प्रकार की तितलियाँ पाई जाती थी, तकरीबन 24-25 प्रकार की, वो सारी उन्होंने पकड़ ली थी जब तक वो सेकंड क्लास में थे, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि पूत के पाँव पालने में दिखते हैं, कि उनका बचपन से ही उनका दिमाग जो था, जो बेंड था उनके माइंड का, वो कैसा था, वो पढ़ाई की तरफ या साइंटिफिक डिस्कवरीज या साइंटिफिक टेम्पर उनका बहुत कम उम्र में सामने आ गया था। नाउ एट द एज ऑफ 22 अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क, ठीक है। अब
आपको मालूम होता है कि बहुत ही कम उम्र में, मात्र 22 साल की उम्र में, एक फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, मतलब स्काउट ऑफ द ईयर का भी इनको वो मिला था। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि सिर्फ साइंस के क्षेत्र में नहीं, बाकी किसी भी क्षेत्र में जब ये काम करते थे तो हर क्षेत्र में ही वाज प्रीटी गुड, राइट। नाउ excited the scientific world with a new theory on how cells work, Richard H. E. Bright and his college roommate explained the theory in the article in the Proceedings of the National Academy of Science। और जो थ्योरी थी वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इट वाज अबाउट कि किस तरह सेल जो है क्रिएट करते हैं डीएनए के ब्लूप्रिंट। दैट वाज द स्टोरी, राइट। नाउ it was the first time this important scientific journal had ever published the work of the college student in sports that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting home run your first time at bat। मतलब आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जब हमने बात की कि जिस जर्नल में, जितनी प्रेस्टिजियस जर्नल में इनका अगर आप कहते हैं कि आर्टिकल पब्लिश किया गया था, वो पहली बार हुआ था पूरे इतिहास में उस फेमस साइंटिफिक जर्नल के कि उनने किसी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के, मात्र 22 साल के किसी स्टूडेंट के वर्क को पब्लिश किया था। ठीक है, ये मतलब बिल्कुल वैसा ही है कि आप मान लीजिए कि एक 15-16 साल की उम्र में कोई आदमी अगर कोई लीग खेलने की उसको परमिशन मिल जाती है या वो खेल लेता है, या फिर अगर आप बात करते हैं तो आप हिटिंग अ होम रन एट योर फर्स्ट टाइम एट बैट, या फिर आप कहते हैं कि कोई पहली बार कोई बैटिंग करने गया और उसने छक्का मार दिया और उसने सेंचुरी स्कोर कर दी, ये बिल्कुल वैसी ही बात थी। ठीक है, फॉर रिचर्ड ई ब्राइट इट वाज हिज फर्स्ट इन द लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट इन साइंस एंड अदर फील्ड। It all started with butterflies, as I said। ठीक है, अगर आप बात करते हैं रिचर्ड ई ब्राइट की, तो ये उनकी पहली अगर आप कहते हैं कि एक फीट था, एक रिमार्केबल फीट था जो उन्होंने अचीव किया एज अ साइंटिस्ट। और यहाँ सबकी ये जो पूरी जो बड़ी चीज़, जो पूरी एक बड़ी दुनिया थी उनके आगे, जो साइंटिफिक वर्ल्ड या साइंटिफिक टेम्पर की जो दुनिया उनके सामने खुली थी, ये सब कुछ शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? इन सब बड़ी बड़ी चीज़ों की शुरुआत हुई तितलियों से। ठीक है, नाउ द ओनली चाइल्ड ये ब्राइट ग्रू अप इन द नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेंसिल्वेनिया मीन्स यूएस। देयर वाजंट मच आई कुड डू देयर, ही सेड। आई सर्टनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन, बट देयर वाज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। तो कहते हैं कि बहुत एक्चुअली मैं अकेला था, सिंगल चाइल्ड थे वो, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा, वो अपने उनके खुद के शब्द हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ मेरे लिए करने को नहीं था। अब मैं जाहिर सी बात है कि मैं कोई बेसबॉल तो खेल नहीं सकता था या फुटबॉल तो वहाँ खेल नहीं सकता था। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में बेसबॉल खेला जाता है। ठीक है, अमेरिका इज़ नॉट मच इनटू अदर स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट एज वी नो इट। तो वहाँ उन्होंने कहा कि टीम स्पोर्ट्स में कि मैं बेसबॉल तो खेल नहीं सकता था या फुटबॉल, मतलब मेरे पास कोई टीम नहीं थी या कोई खेलने वाला कोई प्लेमेट नहीं था कि मैं इस तरह का कर सकता। अकेले ये सब मेरे लिए खेलना संभव नहीं था, लेकिन एक काम जो मैं वहाँ पर कर सकता था वो ये था कि मैं चीज़ों को कलेक्ट करता था। ठीक है, नाउ so he did, and did he ever? Beginning in kindergarten, A. Bright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. He also collected rocks, fossils, and coins. He became an eager astronomer too, sometimes stargazing all night. तो अब क्या हुआ कि वो शुरुआत उन्होंने वहाँ से की, और आप कह सकते हैं कि वहाँ से जो चक्का घूमा तो वो बिल्कुल घूमता ही चला गया, फिर उसमें कोई स्टॉपेज या कोई रुकना नहीं था। आप कह सकते हैं कि छोटी सी उम्र में, किंडरगार्टन में जब वो पढ़ते थे, तब उन्होंने वहाँ से तितलियाँ पकड़ना शुरू की। उसके बाद उनका इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो उन्होंने कभी तितलियाँ पकड़ी, कभी उन्होंने क्या किया, कभी उन्होंने, उनका डिटर्मिनेशन था जो उनकी एक्टिविटीज़ को करता था, कई बार उन्होंने बुक्स कलेक्ट की, फॉसिल्स, रॉक, छोटे छोटे रॉक के टुकड़े जो उनको मिलते थे, कई बार जो उनको सिक्के मिलते थे, वो सब कुछ उन्होंने धीरे धीरे उसको कलेक्ट करना चालू किया। और इसमें लिखा गया ईगर एस्ट्रोनॉमर इसलिए लिखा गया है क्योंकि उनको रात में कई बार लेट के तारे देखना बहुत अच्छा लगता था, या फिर नींद में, आप जब नींद नहीं आती थी तो एस्ट्रोनॉमर हम तब कहते हैं कि जब आप सेलेस्टियल बॉडीज़ को स्टडी करते हैं, राइट। तो आप देख रहे हैं कि भाई ये जो तारा है वो कहाँ पर है, ये कौन सा कॉन्स्टलेशन बन रहा है, तो ये या वो तारा कौन है आइडेंटिफाई करने का, तो ये भी उनको शौक जो है वो बचपन में लग गया था। Now, from the first, he had a driving curiosity along with a bright mind. He also had a mother who encouraged his interest in learning. She took him on trips, brought him telescope, microscope, camera, mounting material, and other equipment that helped him in many other ways. अब इसमें एक और चीज़ आती है कि सबसे पहले तो ये बात थी कि वो बहुत ब्राइट थे। ठीक है, उनका एक बहुत तेज़ दिमाग का बच्चा, जो कि आप कह सकते हैं जो कि भरा हुआ था जिज्ञासा से, जिसमें बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी अपने आसपास की दुनिया को देखने की,
जानने की, जो बहुत कुछ जानना चाहता था, समझना चाहता था। ये अपनी जगह पे फैक्ट है, राइट। लेकिन उसके साथ साथ उसकी मदर, जो उनकी मदर थी, उन्होंने भी उनको बहुत सपोर्ट किया। एक बहुत ही एनकरेजिंग पेरेंट थी वो, जिन्होंने उनकी इस जिज्ञासा को बढ़ाया, दबाया नहीं, कुछ लाया नहीं, ठीक है। ये नहीं कहा कि तुम क्या ये तारे देखते रहते हो, या ये नहीं कहा कि तुम क्या ये तितलियां पकड़ते रहते हो और कचरा इकट्ठा करते रहते हो, ये नहीं हुआ। इनफैक्ट वो ही समझ गई थी कि शायद अगर मैं इसको बढ़ावा दूंगी तो ये कहीं और जा सकता है, कहीं और पहुंच सकता है। कहीं ना कहीं उसकी मदर को, उनकी मदर को ये आइडिया लग गया था दैट ही वाज सो ब्राइट एंड सो ब्रिलियंट इन एट हिज वर्क। मे बी अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को आप बढ़ावा दे रहे हैं। तो वो क्या करती थी, तो कई बार वो उनको ट्रिप पे ले जाया करती थी, कई बार वो उनके लिए टेलीस्कोप खरीद के लाती थी, कई बार वो माइक्रोस्कोप खरीद के लाती थी। तो अलग अलग गैजेट, कई बार कैमरा लेके आती थी, कई बार माउंटिंग मटेरियल लेके आती थी, या जो भी अलग अलग गैजेट्स या इक्विपमेंट या जो भी चीज़ें चाहिए होती थी उसको अपने काम को पूरा करने के लिए, वो करने में उसकी मदर उसकी मदद किया करती थी। नाउ I was his only companion until he started school. His mother said, after that I would bring home friends for him, but at night we just did things together. Richie was my whole life after his father died when Richie was in 3rd grade. अब क्या हुआ कि उनकी मम्मा ने बोला कि उनकी मम्मा का स्टेटमेंट अब ये कि मैं उसकी अकेली कंपेनियन थी, जब तक वो स्कूल नहीं गया तब तक सिर्फ मैं और वही हुआ करते थे। और फिर मैं, जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं उसके दोस्तों को घर बुलाती थी, और लेकिन रात में ज़्यादातर हम लोग जो भी करते थे हम साथ में करते थे। वो मेरी पूरी दुनिया था आफ्टर उसके फादर की डेथ हो गई, जब वो 3rd ग्रेड में था। Now, she and his son spent almost every evening at the dining room table. If he didn't have things to do, I found work for him. Not physical work, but learning things. His mother said he liked it, he wanted to learn. तो कहते हैं हम पूरी शाम हम माँ बेटा साथ में गुजारते थे, और उसके पास जो भी काम होता था, मतलब कुछ अगर उसके पास आज जैसे उसने कुछ नहीं किया या उसने कुछ नहीं ढूंढा, कुछ नया काम उसने नहीं किया, तो फिर मैं उसको नया नया काम बताया करती थी, नया काम मैं उसको सिखाया करती थी, या मैं उसको कोई काम नया बता दिया करती थी, ये करके देखो, वो करके देखो, इसमें इंगेज होके देखो। और वो मेरे इंटरेस्ट के साथ उसका भी इंटरेस्ट आता था, और मैं उसका इंटरेस्ट जगाती थी, और वो उस चीज़ को करता भी था, ठीक है। उसको वो करने में मज़ा भी आता था और वो उसको किया भी करता था ना। अगर आप बात करते हैं तो वो उसको मज़ा आता था, उसको नई नई चीज़ें सीखने का और नई नई चीज़ें लर्न करने का उसको बहुत शौक भी था ना। And learn he did. He earned top grade in school on every day, things he was just like every other kid, his mother said. कहने की और उसको सीखने का बहुत शौक था और वो नई नई चीज़ें सीखता भी था। अगर आप बात करते हैं तो वो ग्रेड, बहुत अच्छे ग्रेड लाता था स्कूल में, और हर दिन अगर आप बात करते हैं तो किसी भी दूसरे बच्चे की तरह, उसका एक आम बच्चे की तरह वो ना दिन गुजारता था, लेकिन वो ब्राइट था, ये बात उसकी माँ बहुत अच्छे से जानती थी। Now, by the time he was in 2nd grade, Abright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. जैसे मैंने कहा ना कि मात्र 2nd ग्रेड में जब तक वो था, उसको बटरफ्लाई इकट्ठा करने का या पकड़ने का इतना शौक था कि मात्र 2nd ग्रेड तक, मतलब आप मान लीजिए हार्डली 6-7 साल की उम्र तक, उनकी विसिनिटी में, मतलब उनके जो घर के आसपास का एरिया था, जितनी भी प्रकार की, तकरीबन 25 प्रकार की वहाँ पे बटरफ्लाइज मिलती थी, वो सारी की सारी 25 प्रकार की बटरफ्लाइज जो है उसने पकड़ ली थी, ठीक है। That probably would have been the end of my butterfly collecting. अब वो कहते हैं कि वो मेरे ख्याल से जब मैंने पूरी 25 पकड़ ली तो वो मेरी butterfly collecting का end था. But then my mother got me the children's book called The Travels of the Monarch X. ठीक है, Monarch the 10th. अब इसमें अगर आप बात करते हैं, पर तब तक वो कहते हैं कि तब तक मेरी माँ ने मेरे लिए एक नई किताब ला दी थी जिसका नाम था द ट्रैवल्स ऑफ द मोनार्क एक्स. दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर. कहते शायद मैंने उसके बाद कभी भी वो बटरफ्लाइज नहीं पकड़ी होती जब मैंने पूरी 25 पकड़ ली, लेकिन दैट वॉज एग्जैक्टली द टाइम जब मेरी माँ जो है वो एक मेरे लिए किताब लाई मोनार्क एक्स. और उस मोनार्क एक्स में एक्चुअली बात की गई थी, वो बटरफ्लाइज के ऊपर किताब थी, और उसमें उन्होंने मुझे बताया कि बटरफ्लाइज जो है, मोनार्क बटरफ्लाइज जो है वो कैसे माइग्रेट करती हैं सेंट्रल अमेरिका. और वो जब मैंने वो किताब पढ़ी तो उससे पहले तो मैं कलेक्ट कर रहा था, बात अलग थी, लेकिन वो किताब पढ़ने के बाद मुझे एक पूरी नई दुनिया, आप कह सकते हैं जैसे उसका एक गेटवे मेरे लिए खुल गया था, एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग का गेटवे जो है मेरे लिए खुल गया था, वंडर ऑफ साइंस का जो गेटवे है वो मेरे लिए खुल गया था. और एक वो यंग कलेक्टर के लिए उसने एक नया, आप कह सकते हैं एक नया नज़रिया, एक नया एवेन्यू जो है वो खोल दिया था. At the end of books, readers were invited to help study butterfly migration. They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart,
of the University of Toronto, Canada. Edward's mother, Ebright's mother, wrote to Dr. Ugat, and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of Monarch. Anyone who found the tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Ugat. अब क्या बात हो रही है, आपको ये पता चलना चाहिए that when a person becomes something or when he gains something or reaches to a spot, there are many people who plays a role there, right? अगर हम Ebright की बात करते हैं तो obviously he was very very bright and he had a scientific temper and that would have taken him somewhere, but उनको कितना support उनकी mother से मिला, this is something very very important and remarkable here. At the end of the book आपको पता चलता है जो किताब उनकी माँ ने उनको ला के दी Monarch X या Monarch 10th के ऊपर, वो बेसिकली वो जो किताब थी उसमें रीडर्स को इन्वाइट किया गया था बटरफ्लाई माइग्रेशंस के ऊपर स्टडी करने के लिए. उनको टैग करने को कहा था बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए उगाट. ठीक है, और इन्होंने अगर आप बात करते हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में अध्यापक थे, और ईब्राइट की जो मदर थी उन्होंने उनको लेटर लिखा, और उनको लेटर लिखने के बाद जब उन्होंने देखा तो ईब्राइट जो है थोड़े ही टाइम बाद वो बेसिकली लाइट एडहेसिव टैग्स जो है वो विंग्स में लगा रहे थे मोनार्क की. ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो कि अगर आप बात करते हैं जिसने टैग की हो बटरफ्लाई, उसको मिस्टर उगाट को टैग करना था. नाउ the butterfly collecting season around reading lasts 6 weeks in the late summer. If you're going to chase them one by one, you won't catch very many. So the next step for Ebright was to raise a flock of butterflies. अब क्या हुआ, अब यहाँ पे उन्होंने एक अपनी जो बेसिक मुश्किल है उसकी बात की कि बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन जो है रीडिंग में वो अगर आप बात करते हैं तो तकरीबन 6 हफ्ते तक चलता था. ठीक है, और अगर आप एक एक करके सारी बटरफ्लाइज को पकड़ेंगे तो आप बहुत ज़्यादा नहीं पकड़ सकते. आप कितनी पकड़ लेंगे तो आप नहीं पकड़ सकते. तो नेक्स्ट स्टेप क्या था Ebright के लिए, नेक्स्ट स्टेप ये था कि उनको फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज को रेस करना था. ठीक है, ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, टेक हर एग्स एंड रेस them in the basement through their life cycle. तो अब उन्होंने क्या किया, अब बटरफ्लाइज को सिर्फ पकड़ने की जगह नाउ व्हाट ही स्टार्टेड डूइंग वाज रेयरिंग देम. ठीक है, तो अब वो क्या करते थे, अब वो बटरफ्लाइज को पकड़ते थे, फीमेल मोनार्क को पकड़ते थे, उनके अंडे लेते थे, उनका जो घर का जो बेसमेंट था वहाँ जाते थे और उनकी थ्रू द लाइफ साइकिल उनकी रेयर करते थे. ठीक है, फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई. आपको मालूम है ना 4 स्टेजेस हैं. ठीक है, मतलब वो क्या करते थे, एग्स लेते थे, फिर वो कैटरपिलर बनते थे, फिर प्यूपा, फिर वो एडल्ट बटरफ्लाई में. ठीक है, अब इसमें देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो. फिर वो क्या करते थे, फिर उनको टैग करते थे बटरफ्लाइज की विंग्स को और फिर उनको छोड़ दिया करते थे. सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वाज होम टू थाउजेंड ऑफ मोनार्क इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. और ये चीज़ कोई 2-4-5 महीने या 5 साल नहीं चली, काफ़ी सालों तक, बहुत लंबे पीरियड तक उनका जो घर का बेसमेंट था वहाँ पे ये जो स्पीशी थी बटरफ्लाई की, मोनार्क स्पीशीज, उनका अगर आप कहते हैं तो रेयरिंग ग्राउंड के तौर पे उनके घर के बेसमेंट ने काम किया. और वहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मोनार्क आपको मिल ही जाएंगे जब भी आप जाके देखेंगे. ऑलराइट, नाउ eventually, I began to lose interest in tagging butterflies. It's tedious and there's not much feedback, Ebright said. In all the time I did it, he laughed, only 2 butterflies I had tagged were recaptured and they were not more than 75 miles from where I lived. फिर उन्होंने कहा कि अब धीरे धीरे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा था तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो टैग करने में बटरफ्लाइज को कम होता चला गया, क्योंकि उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती थी उनको टैग करने में, और ज़्यादा रिटर्न नहीं थे या ज़्यादा फीडबैक नहीं आते थे. मतलब वो कहते हैं कि अगर मैं देखता हूँ कि हंस के बोलते हैं वो ये बात कि सिर्फ इतनी सारी बटरफ्लाइज, सैकड़ों बटरफ्लाइज में से सिर्फ 2 बटरफ्लाइज ऐसी थी जिनको मैंने टैग किया था और जिनके ऊपर अगर आप बात करते हैं जिनको रिकैप्चर किया गया, और वो भी तकरीबन 75 माइल के दायरे के अंदर ही था, मतलब कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं गई थी वो. Then in the 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a country science fair and lost. अब बात क्या हो रहा है, अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि 7th क्लास में, अभी तक तो चलो 2nd, 3rd, 4th, 5th क्लास चलती रही, उसके बाद अगर आप देखते हैं 7th ग्रेड में जब वो आ गए तब उनको पहली बार शायद ये अंदाज़ा पड़ा कि असली साइंस क्या होता है, जब उन्होंने कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया कंट्री साइंस फेयर के और वो हार गए. ठीक है, इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग व्हाइल एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग. तो कहते हैं वो बड़ी निराशाजनक चीज़ थी. होता है ना, आप लोग भी अगर किसी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप हार जाएं तो कितना ज़्यादा सेटबैक वाली चीज़ होती है. तो कहीं ना कहीं उनको बड़ा धक्का सा इस बात का लग रहा था कि हम जीत रहे हैं
और मतलब सब बच्चे जितने मेरे आसपास हैं वो कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ में जीत रहा है और मैं नहीं जीत पा रहा हूँ। तो वो एक बड़ी निराशाजनक, बड़ी सैड सी उनकी फीलिंग थी कि कंपटीशन में गए और वो जीत नहीं पा रहे, राइट। अब Ebright said his entry was slides of frog tissues which he showed under a microscope. उनकी एंट्री क्या थी, उन्होंने क्या चीज़ वहाँ पे दिखाने की कोशिश की थी? उनकी एंट्री थी स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज़, ठीक है। उन्होंने फ्रॉग टिश्यूज़ की स्लाइड्स को दिखाने की कोशिश की थी वहाँ पे, जो उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाने की कोशिश की, ठीक है। उन्होंने रियलाइज़ किया द विनर हैड ट्राई टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले। और उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि उनकी ऑल्दो उन्होंने बहुत नीटली वो अपनी स्लाइड्स को पुटअप किया था जिसमें वो फ्रॉग टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोप के अंदर दिखा रहे थे, लेकिन उनमें और जो जीतने वाला था उसमें फ़र्क ये था कि जीतने वाले व्यक्ति ने क्या किया था, उसने वाकई कोई नए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी, ना सिर्फ वो कोई चीज़ों को उसके नीचे या माइक्रोस्कोप के लेंस के नीचे दिखा नहीं रहा था लोगों को, ठीक है। उसने एक्चुअली कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे जिसकी वजह से उसको फर्स्ट स्पॉट मिला, ठीक है। तो दैट वाज द फर्स्ट लर्निंग दैट ही गॉट देयर। Already the competitive spirit that drives Richard Ebright was appearing. अब कहीं ना कहीं वो competitive, आप कह सकते हैं कि जो zeal थी, कि वो जो competitive spirit थी, उसकी जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं appear होने लगी थी Ebright में। I knew that for the next year's fair I would have to do real experiment. कहते हैं मुझे एक चीज़ जो है वो clear हो गई सॉरी क्लियर हो गई कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अगर मुझे अगले साल मुझे अप्लाई करना है या अगले साल मुझे फर्स्ट स्पॉट पे आना है तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे वाकई कोई नया एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, राइट। मतलब सिर्फ मैं कोई चीज़ स्लाइड बनाऊँ और उसको माइक्रोस्कोप पे निकाल दूँ, दिखा दूँ, दिस इज़ नॉट गुड इनफ। आई रियली नीड टू मेक समथिंग वर्क, आई रियली नीड टू इन्वेंट ऑन समथिंग, आई रियली नीड टू मेक सम डिस्कवरी, और आई एटलीस्ट नीड टू मेक सम एक्सपेरिमेंट वर्क। तो ये बात उनके समझ में आ गई। The subject I knew most about was the insect work I'd been doing in the past several years. अब अकेला सब्जेक्ट जिसमें उनकी दिलचस्पी थी या जिसके बारे में उनको थोड़ी नॉलेज थी वो एक इंसेक्ट वर्क के ऊपर थी जो कि वो सालों से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या सोचा कि यार मैं कोई नई चीज़ तो नहीं कर सकता, क्या मैं कोई केमिकल रिएक्शन दिखा दूँ या मैं कोई फिज़िक्स का कोई कंसेप्ट जो है उसको एक्सपेरिमेंट करके दिखा दूँ, ये चीज़ें तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होंगी। कहीं ना कहीं उनको इंसेक्ट्स के ऊपर ही उन्होंने इतना ज़्यादा टाइम जो था वो निकाला था, लगाया था, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था कि मैं इसी तरह की कोई चीज़ कर सकता हूँ, लेकिन क्या कर सकता हूँ ये उनके समझ में नहीं आ रहा था। 7th ग्रेड में थे, बहुत छोटी ग्रेड होती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर अपने जो उनको सबसे पहले उनको रिसोर्ट समझ में आया कि भाई मैं किसको लिखूं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डॉक्टर यूकार्ट को लिखा आइडियाज़ के लिए, और फिर उन्होंने कहा कि स्टैक ऑफ सजेशन फॉर एक्सपेरिमेंट, और बहुत सारे उन्होंने उनको सजेशन दिए, ठीक है। दोज केप्ट Ebright बिजी ऑल थ्रू हिज हाई स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट इन कंट्री एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स। और ये जो एक्सपेरिमेंट थे, इन्होंने अपना चमत्कार, इन्होंने अपना वंडर दिखाया भी, कमाल दिखाया भी, क्योंकि इसकी वजह से वो इतने इनग्रॉस्ड हो गए उन प्रोजेक्ट्स को बनाने में या इन सब चीज़ों में, वो इतने इनग्रॉस हो गए कि वो लगे रहते थे, मतलब पूरा काम वाम लगा के वो पूरा लगे रहते थे कि बस मुझे किसी तरह से प्रोजेक्ट्स बनाने, और पूरे हाई स्कूल लाइफ में कहीं ना कहीं वो इसी कामों में लगे रहे। और अगर आप आगे भी बात करते हैं, और उनको बहुत एक्लेमेशन मिला, मतलब वहाँ पे जो स्थानीय उनका जो फेयर था, चिल्ड्रन साइंस फेयर, उसमें तो मिला ही मिला उनको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में, और इंटरनेशनली और कंट्री में, और इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी उनको जाने का मौका मिला, और वहाँ पे भी वो अच्छी पोजीशन पे आए। Now, for his 8th grade project, Ebright tried to find the cause of viral disease that kills nearly all monarch caterpillar every few years. अब प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी कि वो पूरी स्टडी जो थी उनकी फोकस कहाँ थी, मोनार्क बटरफ्लाइज पे, क्योंकि सारा रेयरिंग और सब कुछ जो है लाइफ साइकिल स्टडी का काम उन्होंने उसी का किया था। तो अब जब वो 8th ग्रेड में आए तो उन्होंने Ebright ने क्या किया, उन्होंने कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश की कि वो कौन सी वायरल डिजीज है जो तकरीबन सारे मोनार्क कैटरपिलर्स को कुछ ना कुछ साल में हिट करती है और सभी जो है कैटरपिलर्स वो मर जाते हैं, ठीक है। Ebright thought the disease might be carried by a beetle, और उनके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि हो सकता है जो वायरस है ये बीटल्स के थ्रू आता हो। He tried raising caterpillars in the presence of beetles. I didn't get any result, he said, but I went ahead and showed that I had tried the experiment. This time I won. अब उन्होंने ऑब्वियसली ये किया कि उन्होंने ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट किया कि वो रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, हालांकि उनको इस बात में, इस चीज़ में उनको कुछ निकल के उभर के सामने नहीं आया, ठीक है। कोई उनको आप कह सकते हैं कोई सफलता हाथ नहीं लगी उनके इस एक्सपेरिमेंट में, लेकिन एक चीज़ उनके साथ अच्छी हुई कि उन्होंने कम से कम ये चीज़ शो की कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, वो ये चीज़ दर्शा पाए, शो कर पाए दैट जो वो एंडेवर था उनका, जो वो मेहनत करना चाहते थे, वो डिस्कवरी या वो एक्सपेरिमेंट जो करना चाहते थे, उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट पुट अप किया है और इस बार वो जीत जाते हैं, ठीक है। नाउ for next year, his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs. अब next में उन्होंने क्या किया, अभी आपको ये पता चलेगा कि सब कुछ बटरफ्लाइज से स्टार्ट हुआ, ठीक है। जैसा मैंने कहा कि शुरुआत जो थी वो एक बटरफ्लाई पकड़ने से हुई, फिर वो 25 बटरफ्लाइज पकड़ने से हुई और वहाँ से वो शुरुआत जो है वो होती चली गई। वहाँ से आपको एक चीज़ पता चलती है इस स्टोरी में कि किस तरह से आपकी जो दिशा है ना वो किसी एक इवेंट से तय हो जाती है, राइट। सो आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो टर्निंग पॉइंट बन सकता है अगर आप उसमें ध्यान दें या गौर करें, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं, अब उन्होंने नेक्स्ट उसमें क्या किया, उन्होंने ये किया कि वाइसरॉय बटरफ्लाइज जो है वो कैसे मोनार्क को कॉपी करती हैं। द थ्योरी वाज दैट वाइसरॉयज लुक लाइक मोनार्क बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, ठीक है। वाइसरॉयज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क द लेस लाइकली दे आर टू बिकम बर्ड्स डिनर। अब बात ये हुई इसमें, बात सिंपल सी ये हुई कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट है उन्होंने बहुत स्टडी किया, अध्ययन किया, बिहेवियरल पैटर्न जो है इन दोनों बटरफ्लाइज के उन्होंने स्टडी किए। मोनार्क के तो कर ही चुके थे, वाइसरॉय के भी उन्होंने स्टडी किया और बात ये निकल के सामने आती है कि बेसिकली मोनार्क को कॉपी करने की जो ज़रूरत है वाइसरॉयज को, वो इसलिए है क्योंकि वाइसरॉयज मोनार्क जो है वो दिखने में तो अच्छे हैं, ठीक है। अगर आप बात करते हैं तो आप बात कर सकते हैं कि वो दिखने में तो अच्छे हैं लेकिन उनका जो टेस्ट है वो बर्ड्स को पसंद नहीं आता। जाहिर सी बात है कि फूड चेन की बात हो रही है, राइट, फूड चेन की बात हो रही है तो आपको पता चलता है कि एक जो स्पीशी है वो दूसरे पे सर्वाइव करने पे के लिए डिपेंडेंट है। तो खाने की बात हो रही है, अब खाने की बात ये हो रही है तो उसमें बात आती है कि वाइसरॉयज जो हैं, मोनार्क दिखने में भले कितनी भी अच्छी हो लेकिन उनका खाने में टेस्ट अच्छा नहीं था और बर्ड्स उनको खाना पसंद नहीं करती थी, जबकि वाइसरॉयज जो हैं वो दिखने में मोनार्क जैसी दिखती हैं लेकिन टेस्ट में मोनार्क से बहुत बेहतर थी, तो बर्ड्स ज़्यादातर उनको खाने के लिए अच्छा होता था। तो अब वाइसरॉयज ने अपना दिमाग चलाया और उन्होंने कहा कि अगर हम मोनार्क जैसे बन जाएंगे या मोनार्क के मैनरिज्म को कॉपी कर लेंगे तो बर्ड्स को लगेगा कि हम मोनार्क हैं और हमें खाने में फिर बर्ड्स जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होंगी। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है ये इन्होंने शो किया, ठीक है। eBrite प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क। ही फाउंड दैट द स्टार्लिंग वर्ल्ड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। अब उन्होंने क्या देखा कि उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो ये था कि क्या अगर वो ये चीज़ प्रूव कर देते हैं तो बर्ड्स मोनार्क को खाएंगी या नहीं खाएंगी। उन्होंने क्या देखा, ही फाउंड दैट द स्टार्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट। eBrite said later research by other people showed that viceroys probably do copy the monarch। अब इसमें क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अगर आप बात करते हैं तो स्टार्लिंग वुड नॉट ईट, अगर हम स्टार्लिंग की बात करते हैं तो वो ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं खाती थी लेकिन उनको जितने मोनार्क मिलते थे वो खा जाती थी, ठीक है। तो इसमें क्या पता चला कि लेटर रिसर्च जो हुई उस पर ये शो अप हुआ कि वाइसरॉयज जो हैं वो प्रॉबेबली कॉपी करती हैं मोनार्क को, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो प्लेस फर्स्ट इन द ज़ूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द कंट्री साइंस फेयर। और ये प्रोजेक्ट जो है उनका बहुत सराहनीय रहा, बहुत लोगों ने इसको आप कह सकते हैं अप्रिशिएट किया और ये ऑब्वियसली प्रोजेक्ट जो था वो पहला तो आया ही अपने ज़ूलॉजिकल डिवीजन में, उस साइंस फेयर के तो आया ही, बल्कि आप बात कर सकते हैं कि पूरे कंट्री में अगर आप बात करते हैं तो ओवरऑल थर्ड पोजीशन पे रहा। नाउ इन द सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, अब आप ये कह सकते हैं कि अब वो जो है वो 6th 7th 8th क्लास जो है निकल गई, अब वो आ गए हाई स्कूल में, ठीक है। उनके सेकेंड ईयर हाई स्कूल में रिचर्ड eBrite began the research that led to the discovery of an unknown insect हार्मोन। अब यहाँ पे फिर से उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से इंसेक्ट के हार्मोन पे काम करना चालू किया, ठीक है। सेकेंड ईयर हाई स्कूल में उन्होंने रिसर्च की कि डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू द न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि लाइफ ऑफ सेल्स की जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं लाइट में आई और जिसने आगे जाके उनको बहुत प्रसिद्धि दिलाई, ठीक है। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वाज सिंपल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट ऑन द मोनार्क प्यूपा। अब बहुत ही सीधा सा उन्होंने, फिर से वो मोनार्क पे ही थे और बड़े सीधे से क्वेश्चन का उन्होंने जवाब देने की कोशिश की। आप सोच लीजिए कि एक बटरफ्लाई के ऊपर स्टडी करने लायक कितना था कि उन्होंने अपना पूरा कितना लंबा पीरियड अपने स्टूडेंट लाइफ का उन्होंने उसको स्टडी करने में लगाया। अभी उन्होंने क्या स्टडी
किया, अभी उन्होंने ये किया कि वो क्या पर्पस है जो 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट होते हैं प्यूपा पे, मोनार्क के प्यूपा पे बने हुए। एवरीवन अज्यूम दैट द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, ठीक है, बट सबको लगता था कि वो सिर्फ ऑर्नामेंटल है, उनका कोई पर्पस नहीं है। लेकिन डॉक्टर यूकार्ट जो है उसमें बिलीव नहीं करते थे, ये ईब्राइट ने कहा। Now, to find the answer, अब इसका जवाब ढूंढने के लिए Ebright and other excellent science students first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for butterflies full development। अब इसके लिए क्या हुआ कि इस जो विचारधारा है, बाकी सबको लग रहा था कि ये सिर्फ दिखावे के लिए है या ऑर्नामेंट के लिए है, डेकोरेशन के लिए है। अब यूकार्ट इस पे बिलीव नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे पूरी स्टोरी आती है कि अब यहाँ पे ईब्राइट क्या शो करना चाहते हैं, तो उनको एक अपना जो साथी था उनका, जिसकी साइंस में उतनी दिलचस्पी थी, उसको उन्होंने ज्वाइन किया। और बात करने की कहाँ से चालू हुई, शुरुआत कहाँ से हुई कि उन्होंने कहा कि हमें एक एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, हमें ऐसी डिवाइस एक्सपेरिमेंट करनी पड़ेगी जो ये शो करे कि ये जो स्पॉट्स हैं, 12 स्पॉट्स हैं, ये ऐसा हार्मोन बनाते हैं, रिलीज करते हैं, जो कि अगर आप बात करते हैं मोनार्क के फुल ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए इंपेरेटिव है, जरूरी है। ठीक है, ये उनका एक्सपेरिमेंट था। द प्रोजेक्ट वन ईब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री फेयर एंड एंट्री इनटू इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। अब आप बात कर सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है उसने ईब्राइट को क्या दिलाया, उसने ईब्राइट को पहला आप कह सकते हैं स्थान दिलाया कंट्री फेयर में, और ये उनकी विनिंग टिकट थी टू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। दे ही वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, वहाँ पे उन्होंने जूलॉजी के लिए, जूलॉजी डिपार्टमेंट में उन्होंने थर्ड जो स्पॉट है वो गेन किया। ही ऑल्सो गॉट द चांस to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research। और यहाँ के बाद अगर आप कहते हैं तो उनको चांस मिला आगे पढ़ने का, आगे बढ़ने का, आगे चीज़ें करने का, और उन्होंने समर में एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में उन्होंने आगे जाके काम किया। ठीक है। Now, as a high school junior, Richard Ebright continued his advanced experiment on the monarch pupa. That year, his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer। अब यहाँ पे क्या हुआ, हाई स्कूल के टाइम पे जब वो हाई स्कूल में थे तो रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट। उन्होंने फिर से जो काम है अपना वो मोनार्क प्यूपा पे उन्होंने जारी रखा, और इस साल उनके प्रोजेक्ट को पहला स्थान फिर से मिला इंटरनेशनल साइंस फेयर में। पहले उनको थर्ड मिला था, ठीक है, जूलॉजी में। इस बार उनको पहला इनाम जो है वो मिला इंटरनेशनल साइंस फेयर में, और उनको एक और चांस मिला कि वो आर्मी लेबोरेटरी में काम कर सकते हैं समर के दौरान। नाउ इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर। अब एक और साल आगे निकला और वो एक साल और आगे गए। इस बार उन्होंने मोनार्क के क्या किया, इस बार उन्होंने ही ग्रू सेल्स फ्रॉम द मोनार्क विंग इन द कल्चर and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wings scales only if they were fed the hormones from the golden spots। अब उन्होंने वापस वो जो गोल्डन स्पॉट्स की है वहाँ पे आ गई बात, ठीक है, और उन्होंने क्या शो किया, उन्होंने एक सेल्स जो हैं वो ग्रो किए मोनार्क के विंग के, द कल्चर, एंड शोड दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग्स स्केल्स ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट। अब उन्होंने ये चीज़ शो की कि वो जो 12 स्पॉट्स बने हुए हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं और जो कि डेवलपमेंट के लिए काम है या कारगर है, उस पर बात हुई, ठीक है। और उन्होंने कहा, अब उन्होंने ये कहा कि जो सेल हैं फ्रॉम द मोनार्क विंग कल्चर में इसने शो किया कि ये सेल्स जो है डिवाइड करते हैं और डेवलप करते हैं नॉर्मल बटरफ्लाई विंग सेल्स को, अगर वो सिर्फ उन हार्मोन्स वही तभी करते हैं जब वो हार्मोन्स जो कि वो स्पॉट रिलीज करते हैं उनको फीड करता है, तो उन पे फीड करता है। तो द प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट इंटरनेशनल फेयर। इसने उनको पहला इनाम दिलाया जूलॉजी में, इंटरनेशनल फेयर में, ठीक है। He spent the summer after graduating doing further work at Army laboratory and at the laboratory of the US Department of Agriculture। उसके बाद जब उनको पहला स्थान मिल गया जूलॉजी में इंटरनेशनल फेयर में, तो फिर उन्होंने समर जो है वो अपनी गुजारी काहे में, आफ्टर ग्रेजुएटिंग एंड डूइंग फर्दर वर्क एट आर्मी लैब। और दोनों जगह की अगर आप बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और आर्मी दोनों की लेबोरेटरी में उन्होंने काम किया। नाउ the following summer after his freshman year at the Harvard University,
Ebrard went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormones from the golden spot. अब वो जो गोल्ड स्पॉट है उसके ऊपर उन्होंने और काम किया. अभी तक वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं. ठीक है. अब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद अभी उनका जो काम है वो जारी है और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट. यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट ही वाज एबल टू आइडेंटिफाई हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर. अब उनके पास क्योंकि एक्सेस आ गया था एक सोफिस्टिकेटेड लैब का और वहाँ के जितने इक्विपमेंट हैं वो इस्तेमाल कर सकते थे, तो अब वो आइडेंटिफाई कर सकते थे हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर. ठीक है. 1-1.5 साल बाद ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर Ebrard got the idea of his new theory about cell life. अब ये काम करते 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 तकरीबन 1.5 साल बाद उनको एक नया आइडिया आता है जो कि सेल लाइफ के ऊपर है या सेल लाइफ पे डिपेंडेंट है. ठीक है. सेल लाइफ की बात कर रहा है. It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of hormone. और ये कब आया? ये आइडिया एकदम से उनको आया जब वो एक एक्सरे रिपोर्ट देख रहे हैं या अगर आप बात करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं हार्मोन्स का, एक्सरे फोटोज उसकी देख रहे हैं. नाउ When he saw those photos, Ebrard didn't shout Eureka or even I got it. अब ये यूरेका यूरेका आपको मालूम है ना कि एक्सपेरिमेंट जब वो कैसे पता चलता है. यूरेका यूरेका आर्किमिडीज का से रेफरेंस लिया गया है यहाँ पे कि वो जैसे ही उनको पता चलता है वो यूरेका यूरेका करके चिल्लाते नहीं हैं. वो क्या करते हैं ना, वो ये कहते हैं कि मुझे मिल गया है. बट ही बिलीव दैट अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स द फोटोज गिव हिम द आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजीज पजल. अब यहाँ पे होता है कि उनको एक और चीज़ पता चलता है कि इंसेक्ट हार्मोन्स तो ठीक है पर ये फोटोज जो है उनको कहीं ना कहीं बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा जो पजल है उसको भी सॉल्व करने में हेल्प करती हैं. और वो ये था कि सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए. मतलब यहाँ पे उनको पता चलता है जैसे मैंने कहा कि सेल जो है वो क्रिएट कर सकता है ब्लूप्रिंट डीएनए के और उसको रीड भी कर सकता है. ये चीज़ यहाँ पे पता चलती है. डीएनए क्या है? डीएनए आपको मालूम है, डीएनए एंड आरएनए ऑफ कोर्स आपको पता होगा, सब्सटेंस है न्यूक्लियस ऑफ अ सेल में जो कि हमारी हेरिडिटरी या हमारे जेनेटिक्स को कंट्रोल करता है. डीएनए ठीक है, वो डिटरमिन करता है फॉर्म्स एंड फंक्शन ऑफ द सेल. दस डीएनए इज अ ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ. हम कहते हैं ना डीएनए टेस्ट, और वो डॉक्टर प्रद्युमन और नहीं डॉक्टर प्रद्युमन नहीं एसी प्रद्युमन और डॉक्टर सालुनखे करते थे सीआईडी में. डीएनए टेस्टिंग से पता लगाओ, डीएनए से पता चलेगा, तो वही जो डीएनए है उसकी बात हो रही है. ठीक है, इसलिए आप डीएनए को क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ भी कहते हैं. नाउ यहाँ पे आ जाते हैं. Ebrard and his college roommate James R. Wong worked all night drawing pictures and constructing plastic model of molecules to show how it could happen. Together they later wrote the paper that explained the theory. अब इस थ्योरी में उनको बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं एक ब्रेक थ्रू जो है वो मिल गया था. ठीक है, लेकिन आप काम करने के लिए कोई ना कोई साथी चाहिए था. अब ये हुआ कि Ebrard और उनके कॉलेज रूममेट जो थे जिनका नाम था जेम्स आर वोंग, उन्होंने उस पे नाइट पे काम किया, ड्राइंग पिक्चर्स की और कंस्ट्रक्ट किया प्लास्टिक मॉडल्स. और इस पे काम किस तरह से हुआ? मॉलिक्यूल का, और ये बताया कि वो किस तरह से काम करेगा. अब इन दोनों ने बाद में जाके एक पेपर भी साथ में लिखा और पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन किया. Surprising no one who knew him, Richard Ebrard graduated from Harvard with highest honors, second in his class of 1510 students. ठीक है, अगर आप बात करते हैं surprising no one who knew him, मतलब कि वो किसी के लिए भी बहुत हैरत अंगेज बात नहीं थी. मतलब वो इतने ब्राइट और इतने टॉप ग्रेड स्टूडेंट रहे हैं, टॉप स्कोरर रहे हैं कि किसी के लिए भी बहुत सरप्राइजिंग नहीं था जब उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं कि हाईएस्ट ऑनर्स के साथ टॉप की और 1510 बच्चों में से उनकी रैंक जो थी सेकेंड आई. ठीक है. Ebrard went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. There he began doing experiment to test his theory. अब क्या हुआ? अब वो बढ़ते चले गए. Obviously धीरे धीरे उनका जो आप कह सकते हैं कि now he got exposed to more sophisticated labs. उनके अगर आप बात करते हैं क्योंकि वो हार्वर्ड से उन्होंने पढ़ाई की, हार्वर्ड से वो निकले, उस पर वो सेकेंड स्टैंड किया उन्होंने, तो उनको एक्सेस मिल गई. अब उनके पास दिमाग पहले भी था, अब उनको सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट और लैब की एक्सेस मिल गई. और अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने एज अ स्टूडेंट रिसर्च एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, देयर ही हैड बीन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी, जहां पे वो अपनी थ्योरी टेस्ट करने का काम करते हैं. नाउ if the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the process of life. It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases.
All of this is possible because of E. Bright's scientific curiosity. His high school research into the purpose of the spot on the monarch pupa eventually led him to the theory of about cell life. अब क्या बात हुई कि जब DNA तक पहुंच गए वो और सेल की बात आ गई और DNA की बात आ गई और ब्लूप्रिंट की बात आ गई, जो कि ब्लूप्रिंट है लाइफ का, राइट? तो आपको ये पता चल सकता है कि ये थ्योरी इतनी वाइटल है और इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बात कर सकते हैं तो एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप हो सकता है जब हम बात कर रहे हैं अबाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। अगर आप लाइफ के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने की बात कर रहे हैं तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम के तौर पे ये दिख सकता है। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज ऑफ प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर। मतलब इतना ब्रेक थ्रू हो सकता है कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां रोक सकता है, कैंसर और बहुत आत्मघातक जिसको आप कहते हैं बीमारियां, वो भी इसमें कंट्रोल हो सकती हैं। मतलब आप आत्मघातक मतलब मैं अगर आपसे कहूँ इम्यूनिटी बिल्डअप वाली जो डिजीज़ होती हैं, ऑटो इम्यून, उसके लिए भी समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है? ये सब कुछ पॉसिबल क्यों हो पाया? क्योंकि ई ब्राइट की साइंटिफिक क्यूरियोसिटी की वजह से। एक आदमी का जो साइंटिफिक टेम्पर था और उसकी जो जिज्ञासा थी, उसकी वजह से इतना कुछ संभव हो पाता है, इतना कुछ हमें मिलता है, ठीक है? अगर हम बात करते हैं उनके हाई स्कूल रिसर्च में पर्पस ऑफ स्पॉट ऑन द मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेड, उनके हाई स्कूल रिसर्च ने कि वो स्पॉट क्यों है, वो 12 स्पॉट, एक आप सोच सकते हैं कि एक बटरफ्लाई के शरीर पे 12 स्पॉट क्यों हैं, वो थ्योरी, वो चीज़ पढ़ते 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 इतनी आगे बढ़ गई कि वो एक पूरी सेल थ्योरी को उसने इवॉल्व करने में मदद की, या आप कह सकते हैं एक फाउंडिंग स्टोन के तौर पे उसने काम किया। नाउ Richard E. Bright has been interested in science since he first began collecting butterflies. मतलब अगर आप बात करते हैं तो वो रिचर्ड ई ब्राइट जो है वो इंटरेस्टेड रहा है साइंस में जब से उसने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू किया है, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। बट आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही पढ़ाकू आदमी और 24 घंटे जो है सिर्फ वो एक्सपेरिमेंट और इन सब की बात करता है और एकदम सर जो है अपना खपाया हुआ रहता है और इसके अलावा कुछ नहीं करते थे वो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना? जिसको आप कहते हैं ना that all work and no play will make Jack a dull boy, तो वो हिसाब उनके साथ बिल्कुल भी नहीं था। He was very much into it. He was into science and experiments and curiosity and tempo and everything, right? Butterflies and everything. लेकिन उसके साथ साथ वो एक चैंपियन डिबेटर और पब्लिक स्पीकर भी थे और उनको कनोइंग का शौक था। मतलब गुड कनोइस्ट मतलब जो बोट होती है ना, कनोइंग बोट, उसको रो करने का उनको शौक था। और बहुत ज़्यादा आउट एंड आउट अगर आप बात करते हैं तो आउटडोर पर्सन थे, मतलब उनको बाहर एक्टिविटीज़ करना, खेलना कूदना, इसका भी उनको बहुत शौक था और वो बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी थे। ही वॉज एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। मतलब स्पेशली नेचर फोटोग्राफी का उनको बहुत शौक था और साइंटिफिक एग्जिबिट। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट वाज नॉट ओनली अबाउट वर्क 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 एंड वर्क, हिज वर्क वाज एन एंजॉयमेंट। एस्ट्रोनॉमी का उनको बहुत शौक था, उनको फोटोग्राफी का शौक था, उनको डिबेट्स में पार्टिसिपेट करने का शौक था, कनोइंग का शौक था। सो ही वाज अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु हैड अ वेरी लार्जर देन लाइफ काइंड ऑफ इंटरेस्ट एंड दैट केप्ट हिम हुक्ड, राइट? तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ पढ़ाई करने वाला आदमी है तो वो बहुत ही डल और बोरिंग हो गया और कोई काम ही नहीं है और नर्डी मतलब से चश्मा लगा के ऐसे लगा हुआ है 24 घंटे। ही वॉज वे बियॉन्ड दैट। नाउ जब आप बात करते हैं यहाँ पे In high school, Richard E. Bright was a straight A student. A student मतलब टॉप मोस्ट, मतलब जो सबसे क्रीम स्टूडेंट्स होते हैं वो थे। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब। ही ऑल्सो फाउंड सम टू एडमायर रिचर्ड ए वीयर, हिज सोशल स्टडीज टीचर एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स। मिस्टर वीयर वॉज अ परफेक्ट पर्सन फॉर मी दैन, ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़। और अब आपको बता दूं कि नॉर्मली हमारा माइंड कैसा होता है, आप अभी 9th ग्रेड में है, राइट? तो 9th ग्रेड में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि भाई तुम्हें साइंस लेना है या तुम्हें आर्ट्स लेना है ना, या कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है। हमें इस तरह से बोला जाता है, बताया जाता है जैसे साइंस और आर्ट्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, राइट? वो नहीं है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। आप साइंस के बारे में कितना भी पढ़ लीजिए बट आप उसको पूरी तरह डिवोर्स नहीं कर सकते फ्रॉम द आर्ट एंड सोसाइटी, राइट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ फ्यूल टू लाइफ। सो इट इज़ अबाउट ब्रिंगिंग बोथ द थिंग्स टुगेदर। तो आप ये कह सकते हैं कि एक साइंस का स्टूडेंट जो कि ए लिस्टर रहा है, जो कि मॉलिक्यूल्स के ऊपर बात करता है, सेल्स के ऊपर बात करता है, हार्मोन्स की बात करता है, बटरफ्लाइज की बात करता है, जूलॉजी की बात करता है, बायोलॉजिस्ट है मॉलिक्यूलर, वो आदमी
सोशल स्टडीज़ में उसका बहुत अच्छा इंटरेस्ट था। एंड इनफैक्ट उसके एक टीचर हुआ करते थे जो उसके बड़े फेवरेट टीचर थे और जिनका वो बहुत फेवरेट स्टूडेंट था और उनके क्लब का वो हिस्सा था। अगर वो कहते हैं, अगर वो बात यहाँ पे करते हैं तो उन्होंने अभी तक, अगर हम मिस्टर यूकार्ट को छोड़ देते हैं, यूकार्ट को, तो यहाँ पे एक टीचर जिनका उन्होंने नाम लिया है वो उनके सोशल स्टडीज़ के टीचर थे, ठीक है। और उन्होंने कहा मिस्टर वेयर वॉज अ परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़। उन्होंने मेरा माइंड जो है न्यू आइडियाज़ के लिए खोला। एक साइंटिस्ट ये कह रहा है कि उसका माइंड जो खोलने वाले टीचर थे वो उसके सोशल स्टडीज़ के टीचर थे, ठीक है। वो उनके साइंस के स्टूडेंट टीचर की बात नहीं की उन्होंने स्पेसिफिकली बात की अपने सोशल स्टडीज़ के टीचर के बारे में। Now, Richard would always give the extra effort. और ये दोनों वे है, मतलब obviously he must be a brilliant teacher, but the brilliant teacher also got the brilliant student, right? And very devoted student. That is very important. अगर मैं कितनी भी अच्छी टीचर हूँ, आप लोग अगर नहीं पढ़ना चाहते, I'm up to no good, right? और अगर आप लोग बहुत अच्छे हैं, I'm the kind of a dull and boring teacher and just coming here, giving the lectures and going away, तो I am up to no good again, because मैं anyway खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे कोई फ़ायदा नहीं है ना, नुकसान खरबूजे का ही होता है। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स कि वो बहुत ब्राइट टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे, क्योंकि उनको एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट मिला। सो दीज आर लाइक टीचर एंड स्टूडेंट अगेन, दे आर वेरी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ऑलराइट, अब उसमें बात हुई कि जब अगर हम बात करते हैं वेयर की, व्हाट प्लीज मी वाज हियर वाज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours एट नाइट डूइंग डिबेट रिसर्च बिसाइड डूइंग ऑल हिज रिसर्च विद बटरफ्लाइज एंड अदर इंटरेस्ट। तो कहते हैं कि मुझे उसके बारे में जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो ये कि यहाँ पे एक बच्चा है, एक डिबेटर है, बच्चा तो नहीं है, उस टाइम पे तो यंग थे, वो नौजवान है, जो कि अपनी डिबेट्स पे, अगर वो डिबेट करना चाहता है तो 3-4 घंटे पढ़ रहा है, वो रिसर्च कर रहा है टॉपिक्स पे, डिबेट के टॉपिक्स पे। और ये वो टाइम नहीं है जब वो, और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यही कर रहा है, वो ये कर रहा है उसके साथ साथ वो मॉलिक्यूल और बायोलॉजी और बटरफ्लाइज, वो रिसर्च जो है उसकी वो अलग चल रही है। सो ही इज डूइंग दिस पैरेलली, साइमल्टेनियसली वो दोनों काम कर रहा है। दिस इज समथिंग दैट मेक्स हिम सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, राइट। रिचर्ड वाज कॉम्पिटिटिव। मिस्टर व्हीलर ने कहा कि ही वाज कॉम्पिटिटिव, एंड बीइंग कॉम्पिटिटिव इज अ गुड क्वालिटी। व्हेन यू आर into competition and you are into healthy competition, that is a very good quality for a person to have, right? जब आप एक अच्छी क्वालिटी में होते हैं, आप कॉम्पिटिटिव होते हैं, आप में सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन होता है, वो आपको जिंदगी में कहीं अच्छी जगह, कहीं बड़ी जगह लेके जाता है। Now, Mr. Veera continued, but not in the bad sense. He explained Richard wasn't interested in winning for the winning sake of winning to get the prize. Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could. For the right reasons, he wants to be the best. अब वो कहते हैं कि ठीक है, वो कॉम्पिटिटिव था, लेकिन उसको ऐसी भूख नहीं थी, उसको होड़ नहीं थी कि उसको प्राइज जीतना है, कि मेडल जीतना है, कि उसको फर्स्ट आना है, या उसको एक्लेमेशन चाहिए या एक्लेड चाहिए। उसके लिए नहीं करता था, वो इसलिए करता था क्योंकि वो चाहता था कि वो जो भी कर रहा है वो उसमें बेस्ट होना चाहिए। ही ऑलवेज वांटेड टू पुट हिज बेस्ट फुट फॉरवर्ड, और वो अपने काम में सबसे बेहतर होना चाहता था। ही वांटेड टू बी देयर एंड डू दैट फॉर द सेक ऑफ डूइंग दैट। ही वांटेड टू बी द वेरी बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ, एंड ही wanted to win for the very right cause and right reason. So that was something which is very rare and very good. So in that sense, being competitive is very healthy. जब आप अपने आप से compete कर रहे हैं and you are fighting against, setting up your own benchmark and trying to prove yourself again and again, that is very important, and that was exactly his hunger or his strive. Now, and this is one of the ingredients in the making of the scientist. It starts with the first-rate mind and curiosity and mix it with the will to win for the right reasons. और ये आप देखेंगे ना, बहुत ही बेहतरीन लाइन है कि जब आप बात करें कि ये वो चीज़ है जो कि एक साइंटिस्ट को, एक बेहतरीन साइंटिस्ट को इतना बेहतरीन साइंटिस्ट बनाती है। मतलब क्या, एक फर्स्ट रेट माइंड होना चाहिए आपके पास एक वो दिमाग होना चाहिए जो इन चीज़ों को वर्कआउट करेगा, इन चीज़ों पर काम करेगा, और उसमें आप क्यूरियोसिटी ऐड कीजिए, उसमें आप ऐड कीजिए कि भाई आपको किस तरह से काम करना है। आपका एक तो दिमाग है, यू हैव अ ब्राइट माइंड, देन यू ऐड curiosity to it, the punch of curiosity to it, फिर आप उसमें हर चीज़ जो है वो पॉजिटिवली एड ऑन करते जाइए, और आप एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एड ऑन कर दीजिए कि आपको जीतना है या आपको बेहतर होना है अपने काम में। दैट इज व्हाट actually proved vital in this
regard. Now, Ebright has these qualities from the time the book The Travel of Monarch X ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। ये वो वक्त था जब ये किताब द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, एक किताब, एक सिंपल सी किताब, इस किताब के राइटर ने भी नहीं सोचा होगा कि वो इतनी बड़ी एक एक फाउंडिंग स्टोन रख रहा है इतने बड़े साइंटिस्ट के डेवलपमेंट में। ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा। कई बार इट इज़ अबाउट वॉट यू आर गेटिंग और वॉट यू आर एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम अ बुक, इट इज़ नॉट अबाउट अ बुक। लोग कई बार गीता पढ़ के भी नहीं जागते, लोग कई बार बाइबल पढ़ के भी नहीं जागते, या वो भी उनकी लाइफ को अफेक्ट नहीं करता। वॉट आई I'm trying to say is that he was a good student, he was a great student, he extracted his lesson quite well and that made the difference. ठीक है, open the world of science to him. Richard E. Bright has never lost his scientific curiosity. और आज की डेट में भी, आज के टाइम में भी रिचर्ड ई ब्राइट जो व्यक्ति हैं, उन्होंने आज भी अपना साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, जो एक जिज्ञासा है ना, एक बच्चे में जो जिज्ञासा थी, जो सेकेंड ग्रेड में पढ़ता था, जो बटरफ्लाइज पकड़ता था, वो क्यूरियोसिटी आज भी उनमें जिंदा है और इसी वजह से वो इतना बड़ा नाम है। और ये किसने लिखा है? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने। अबाउट दी ऑथर मैं आपको बता चुकी हूँ, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, अमेरिकन न्यूज़पेपर फ्रीलांसर के तौर पे भी इन्होंने काम किया है। फ्रीलांसर ऑथर हैं, मैगजीन के, आर्टिकल के, बुक्स के, स्पेशली टॉपिक्स पे स्पोर्ट्स एंड स्काउटिंग। अब मैं आपको एक और बात बताऊँ, आपको ये भी आपने पढ़ा होगा कि स्काउट में आपने नाम सुना था कि ई ब्राइट कितने बढ़िया स्काउटर भी थे, राइट। ही वॉज अ राइटर एंड एडिटर विद ऑल न्यूयॉर्क वर्क, टेलीग्राम न्यूज़पेपर विच फोल्डेड इन 1966। उनकी डेथ जो है वो 11 फरवरी 2006 में पेंसिल्वेनिया में, यूनाइटेड स्टेट्स में हुई। नाउ थीम क्या है? There are many qualities that go into the making of a scientist. One must be obsessively, passionately, pathologically curious in order to become a scientist with genuine qualities. The development of the scientist is a process that requires proper support and environment from family and society. सीधी सी थीम है कि बहुत सारी qualities और बहुत सारे sacrifices और बहुत सारा reasoning आपको लगता है अगर आप scientist बनना चाहते हैं या कुछ भी आप करना चाहते हैं तो, ठीक है, आपको एक बहुत सारी qualities, आपको obsessive होना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको त्यागनी पड़ेंगी, आपको उतना डूबना पड़ेगा उस चीज़ में, आपको यू हैव टू बी देयर इन देयर टू बी एबल टू अचीव समथिंग, राइट। यू गॉट टू बी देयर, आपको उतना पैशनेट होना पड़ेगा, आपको उतना क्यूरियस होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बिकम अ साइंटिस्ट विथ, आपको एक, अगर आप बात करते हैं, अगर आप एक साइंटिस्ट बनने की बात करें तो यू हैव टू बी देयर, आपको उतना रहना पड़ेगा उस चीज़ में। आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि यार मेरे दोस्त खेल रहे हैं मैं इनमें लगा हुआ हूँ, दैट हैज़ टू बी अ पैशन, that has to be a calling from within, और उसके साथ आपका एक एनालिटिकल और रीजनेबल आपकी थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है। The development of the scientist is a process that requires proper support and environment from family and society. Obviously अगर हम यहाँ देखें तो ई ब्राइट की मदर, प्रोफेसर यूकार्ट, इन लोगों ने बहुत बड़ा रोल जो है उनकी लाइफ में प्ले किया, राइट। तो कोई भी आदमी अगर कहीं पहुँचता है तो अकेले नहीं पहुँचता, उसके साथ बहुत लोग होते हैं जो उसको वहाँ पहुँचाते हैं या वहाँ खड़ा करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये बात हो रही है that when you reach somewhere it is not alone, you don't go there alone, it is what world sees, but there are many people जो आपकी जर्नी में आपके साथ खड़े होते हैं। All right, now one should be able to escape from the exile of an actual world and create a private world driven by influences of other successful people and nature to create a true scientist out of oneself. Becoming a scientist is fruitful for the human civilization only when we enrich our optimum point of expertise and spread to other fields. One can be successful scientist if one is competitive and has the will to win. मतलब क्या बात हो रही है? बात ये हो रही है कि अगर आप बनना चाहते हैं, अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आपको एक जो एक्चुअल दुनिया है, जो प्रैक्टिकल दुनिया है जिसमें आप रह रहे हैं, उससे आपको थोड़ा सा अपने आप को जिसको आप कहते हैं डिसअलाइन करना पड़ेगा या थोड़ा सा आपको अलग ले जाना पड़ेगा, ताकि आप एक सेपरेट वर्ल्ड, या आप इन द सेंस आप कह सकते हैं कि आप एक अपने ककून में थोड़ा सा आप रिजर्व कर पाएँ ताकि आप बाकी चीज़ों को स्टडी कर पाएँ एंड यू आर नॉट रियली टेम्प्टेड बाय दी वर्ल्डली टेम्पटेशंस। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल सन्यासी बन जाइए और एकदम कोप भवन में बंद हो जाइए, बट
व्हाट इट मीन्स इज कि आपको अपने आप को सेपरेट करना आना चाहिए, कि जहाँ पे आपको चीज़ों में जो डेडिकेशन है, आपको उतना डेडिकेटेड टाइम अपने एंडेवर को देना आना चाहिए। एंड वाइल इवन व्हेन यू आर डूइंग अदर स्टफ, आपको अपना टाइम को बहुत अच्छे से डिमार्केट करना या बहुत अच्छे से सुपर टाइट कंपार्टमेंट्स में सेपरेट करना आना चाहिए। और अगर आप बात करते हैं साइंटिस्ट होना बहुत फ्रूटफुल हो सकता है पूरी सिविलाइजेशन के लिए। आप सोचिए कि एक आदमी के साइंटिफिक टेम्पर ने या एक आदमी के साइंटिफिक पैशन ने, जो उसको एक जो आप कह सकते हैं क्यूरियोसिटी ने हमें कितनी बड़ी चीज़ दी, राइट। और उससे कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज हो सकता है, उससे कैंसर का इलाज हो सकता है, उससे कोई जो जेनेटिक कोई बीमारी है उसका इलाज हो सकता है, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग से कि सेल्स जो हैं वो आपके डीएनए के ब्लूप्रिंट को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो ये उन्होंने कोई इस चीज़ के लिए नहीं किया था कि वो ऐसा कोई ब्रेक थ्रू चाहते थे। वो एक्चुअली आप बात करते जाते हैं दैट साइंटिफिक टेम्पर व्हेन वन थिंग लीड टू द अदर, सो दैट इज समथिंग दैट टुक हिम देयर, राइट। इसमें अगर हम बात करते हैं, इसको आप ये बात कर सकते हैं कि आपको अपने एक्सपर्ट जो आपका आप कह सकते हैं फोटे है, उसको आपको इतना डेवलप करना है कि वो अदर फील्ड्स तक भी जाए, राइट। वन कैन बी सक्सेसफुल साइंटिस्ट, वन इज कॉम्पिटिटिव एंड हैज अ विल टू विन। अब यहाँ पे आपको जो एब्राइट की बात आ रही है वो आपको समझ में आता है दैट ही इज कॉम्पिटिटिव बट नॉट इन अ क्रूशल सेंस। ही इज नॉट कॉम्पिटिटिव इन द सेंस कि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन वाला कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है, उनका बहुत कंस्ट्रक्टिव कॉम्पिटिटिवनेस है जिसमें वो अपना ही बार हायर सेट करते जाते हैं हर बार। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ साइंटिस्ट टू हैव। और वो कई बार जो पॉजिटिव कॉम्पिटिटिवनेस की जो स्पिरिट है वो आपको कई बार बहुत आगे ले जाती है लाइफ में। सो दैट इज द थीम। नाउ क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। क्वेश्चन आंसर्स क्योंकि हम पूरा पढ़ चुके हैं, सो आई डोंट रियली थिंक दैट यू विल हैव एनी इश्यूज इन दिस, बट वी नीड टू डिस्कस इट कि अगर हम बात करते हैं टर्निंग पॉइंट रिचर्ड ई ब्राइट की लाइफ में कौन सा रहा, हाउ डिड द बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड ई ब्राइट्स लाइफ। अब ये कौन सी किताब थी जो उनकी मदर ने उनको दी थी, मोनार्क एक्स या मोनार्क 10th के बारे में, ठीक है। द बुक द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू रिचर्ड। आफ्टर रीडिंग इट ही बिकेम इंटरेस्टेड इन ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाइज एंड दिस इंटरेस्ट led to the other project and experiment, and finally he became a great scientist. And it took a lot of effort, it took many years, but अगर आप बात करते हैं तो ये सब कुछ बटरफ्लाइज से स्टार्ट हुआ। और बटरफ्लाइज की स्टडी करते 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 एक जो बच्चे का शौक था फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, वो बढ़ते 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 एक साइंटिस्ट को बनाने में बटरफ्लाइज का कितना बड़ा रोल है ये यहाँ से पता चलता है हमें। मतलब ये बटरफ्लाइज अगर मैं कह रही हूँ तो बटरफ्लाइज सिर्फ एक उसके लिए बात नहीं हो रही है स्पीशीज़ की, एक सिंपल सी चीज़ की बात हो रही है कि कोई एक चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो उसमें किसी एक चीज़ का भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, कोई भी चीज़ बड़ी छोटी नहीं होती, राइट। कौन आदमी ये सोच सकता है कि बटरफ्लाइज के ऊपर शोध करना या बटरफ्लाइज की स्टडी करना या बटरफ्लाइज को पकड़ना या इवन आपका इंटरेस्ट होना बटरफ्लाइज में कैन टेक यू टू प्लेसेस। सो दिस इज व्हाट द स्टोरी इज ऑल अबाउट। नाउ Which project of eBright won first prize in the country science fair? ये तो हमने पढ़ा था, कौन सा था आपको याद भी होगा, हमने पढ़ा था कि अगर आप बात करते हैं eBright didn't win anything at the first science fair, उसमें आप बात कर सकते हैं कि उनको ये समझ में आया कि उनको कोई रियल एक्सपेरिमेंट करना होगा, सिर्फ वो माइक्रोस्कोप के नीचे अगर टिश्यूज वगैरह आप दिखाएंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, राइट। नाउ लेटर ही स्टार्टेड विनिंग प्राइजेस। eBright with his scientist friend first built a block device that showed that the tiny gold spot on monarch pupa were producing a hormone necessary for the butterfly full development। और कितने थे? 12 स्पॉट्स थे, ठीक है। और ये सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के प्रोसेस के लिए नहीं थे। जो उनके प्रोफेसर थे यूकाट, उन्होंने ये बोला कि ये इसके कोई ना कोई 100% कोई फंक्शन ज़रूर है। और फंक्शन बाद में निकल के क्या सामने आया कि वो हार्मोन रिलीज करते थे जो कि अडल्ट बटरफ्लाई को बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट वन देम फर्स्ट प्राइज इन द कंट्री साइंस फेयर एंड थर्ड प्राइज इन जूलॉजी इन द इंटरनेशनल साइंस फेयर। और इस प्रोजेक्ट ने उनको क्या दिलाया, उनको ख्याति दिलाई और पहली पोजीशन दिलाई उनके जो कंट्री उसमें आते हैं। अगर आप बात करते हैं कंट्री साइंस फेयर में, और आप बात कर सकते हैं कि जूलॉजी में, इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी उनको अपनी एक मकाम बनाने के लिए वो हेल्पफुल रहा। Now, how can eBright theory of cell life be a revolution in the medical field if it is proved correct? ये क्यों हुआ कि eBright की जो थ्योरी है वो मेडिकल फील्ड में एक ब्रेक थ्रू हो सकती है। eBright identified the chemical structure of the gold spot hormone and found that cells can read the blueprint of its own DNA. ठीक है, to further test his theory, he began doing experiments. If it proves correct, it will be a big step towards understanding the process of life. It might lead to new ideas for preventing some types of cancer and diseases. As DNA, इसमें आप एक और चीज़ लिख सकते हैं, as DNA is a
blueprint of life. Or what is DNA? DNA is आप बात कर सकते हैं, जब हम DNA की बात करते हैं, is something that we talk is when we talk about DNA, we talk about DNA के बारे में हम बात करते हैं. तो DNA क्या है? DNA talks about in the field of genetics and heredity. है ना. DNA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी. ये चीज़ हमें समझ में आती है. और अगर उन्होंने ये थ्योरी अगर प्रूवन हो गई तो ये चीज़ उससे साबित हो जाएगी. और थ्योरी प्रूवन हो चुकी है. ये बात तब की हो रही है जब ये लिखा गया था, राइट. उसके बाद ये प्रूवन हो चुकी है थ्योरी. हाउ डज रिचर्ड ई ब्राइट बिकम अ साइंटिस्ट? अब वो साइंटिस्ट कैसे बने, ये स्टोरी जो है ये शुरू होती है बटरफ्लाई से. Now, Richard E. Bright had been a curious child even when he was in kindergarten. His curiosity prompted him to collect rocks, fossils, coins, and butterflies. His mother's encouragement and his bright mind also contributed in making him a success. His mother got him all that he needed to develop his scientific bent of mind. His response to Dr. Frederick A. Yuga to collect butterflies with research gave an opportunity for this endeavor. मतलब ये पूरा जो हमने आंसर लिखा है, हमने पूरा लिखा है. इसमें अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि शुरुआत से ही उनका साइंटिफिक टेम्पर था. वो रॉक, फॉसिल, बटरफ्लाइज कलेक्ट करते थे. तो उनकी मदर वॉज वेरी इंकरेजिंग और उनकी मदर उनको लाला के कोइंस भी कलेक्ट करते थे. और उनकी मदर उनको लाला के अलग अलग इक्विपमेंट वगैरह देती थी. और क्या करती थी, कभी माइक्रोस्कोप, कभी कैमरा, कभी उनको टूर पे ले जाती थी. तो वहाँ से उनके साइंटिफिक टेम्परामेंट की शुरुआत हुई. और वहाँ पे आप बता सकते हैं कि जो 25 बटरफ्लाई उन्होंने कलेक्ट की थी जो कि उनकी विसिनिटी में थी, उसके बाद उनकी मदर ने जो उनको बुक दी, वहाँ से बेसिकली अगर आप कहते हैं तो एक साइंटिस्ट बनने की शुरुआत हुई थी. तो इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं. लॉन्ग में लिखने के लिए ऑब्वियसली इतना बड़ा आंसर है आपके पास कि आपने क्या लिखा. You heard to collect butterflies for his research, gave him opportunity to his endeavor. Then in 7th grade, he got the hint of what real science is when he entered country science fair and lost. And यहाँ पे lose करना उनके लिए बहुत बड़ा आप कह सकते हैं एक learning experience था. So that is why it is important. He realized that winners had tried to do real experiment, not simply make a neat display. So this was the understanding that actually got him to the place. Thereafter, E. Bright works sincerely on every science project he got every year in the school. Then he stood first in country fair that gave him the entry into international science and engineering fair where he won in 3rd place. ठीक है. He then went down to win his highest honors and graduated from Harvard. और फिर उनको sophisticated labs का आप कह सकते हैं exposure मिला. His high school research into the purpose of the spots of the monarch pupa eventually led him to the theory about cell life as he became a renowned scientist. ये जो आंसर है आप इसको as it is आप इसको वो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. यहाँ से आपको एक चीज़ सिखा रहा है कि जो भी चीज़ें आप बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप उसको शॉर्ट में या लंबे में दोनों में कैसे लिख सकते हैं. ठीक है. दोनों ही चीज़ें जो आपको शॉर्ट में लिखना है मैं वो भी आपको बता चुकी हूँ. इसका लॉन्ग आंसर जो है वो तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं. Now, Richard E. Bright was a successful scientist who gave a new theory of cells to the scientific world. Elucidate मतलब explain करना है हमें. E. Bright tried experiment on butterflies with a scientific fair. In his project in the 2nd year of high school, he tried to explain the purpose of 12 tiny gold spots on the monarch pupa. He found out that those spots produce the hormone necessary for the full development of the butterfly. He continued with his experiment even after graduation using sophisticated instrument on the university. मतलब जैसे मैंने कहा कि एक sophisticated lab से उनको क्या मिल गया था, he got exposed to a sophisticated lab. He discovered the chemical structure of the hormone. जहाँ पे उन्होंने स्टडी करते करते उनको क्या पता चला, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्मोन. एंड देन ही केम अक्रॉस हिज न्यू थ्योरी ऑफ सेल लाइफ. इट गेव एन आंसर वन ऑफ द क्वेश्चन हाउ अ सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ द DNA, एंड दिस वाज द मेजर टर्निंग पॉइंट. इसके साथ हम आ गए हैं एंड पे. हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है. आई एम श्योर मेरे लिए, मुझे आपको पढ़ाने में बहुत मज़ा आया. बहुत इंस्पायरिंग चैप्टर था, हमारे लिए भी था. तो आपकी एज में तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत ज़्यादा होना चाहिए. आपको समझ में आना चाहिए दैट दिस इज़ द टाइम इन योर लाइफ व्हेन यू शुड एक्चुअली बी गोइंग अबाउट एंड डूइंग सर्टन थिंग्स जो कि आपकी लाइफ का कोर्स चेंज कर सकता है. राइट. सो पिक अप अ हॉबी, हैबिट, एनी इंटरेस्ट, एनीथिंग दैट यू वांट टू रियली परस्यू इन द लॉन्ग रन एंड गो अबाउट इट. ठीक है. ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ. आपकी एग्जाम का टाइम आ रहा है. स्टेप अप अकेडमी आप ऑब्वियसली अभी तक सब्सक्राइब कर चुके हैं, सो आई रियली नीड नॉट फोकस ऑन दैट पार्ट. सो आई एम साइनिंग ऑफ, विथ मी साइनिंग ऑफ
is the cute little panda and he's saying bye. अपना ख्याल रखिए, ये चैप्टर अच्छे से पढ़िए, वन शॉट हमारा चलता जा रहा है, आपका पूरा सिलेबस हमने कवर कर लिया, you won't have any problem there. So stay tuned, stay healthy, study well and be good. Thank you so much.